हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज मैं आपको केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक हम एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको केंद्रक का इंट्रोडक्शन बताऊँगी, देन इसके बाद मैं आपको इसके शेप साइज़ के बारे में बताऊँगी, इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम इसके फंक्शंस देखेंगे। ठीक, तो 4 से 5 आने वाले इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि जो केंद्रक होता है वो आपके सेल के अंदर पाया जाता है, जबकि इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, यानी प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में, जो कि आपकी कोशिका के बाहर पाई जाती है। ठीक है, तो जो केंद्रक होता है वो आपकी कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में दबी हुई गोल वृत्ताकार अंडाकार तश्तरी नुमा या लंबी एवं चपटी एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। सो देखिए, ये जो आपका केंद्रक होता है ये जीव द्रव्य में या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और जो आपका कोशिका द्रव्य होता है या जीव द्रव्य होता है वो आपका कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात हुई, केंद्रक आपका कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो आपका कोशिका का द्रव्य होता है या जीव द्रव्य होता है उसमें गोल वृत्ताकार लंबी चपटी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। इसके बाद दिया गया है, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये कोशिका के अंतर्गत आने वाले बहुत से कार्यों को जो है वो करता है, इसीलिए इसे कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको केंद्रक के द्वारा किया जाता है या केंद्रक करता है, इसीलिए इसे नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद है जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 में की थी, 1830 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके काफ़ी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद बेलर ने न्यूक्लियस को निम्नलिखित प्रकार से जो है वो परिभाषित किया। बेलर नामक साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसकी न्यू डेफिनेशन दी और उसके अकॉर्डिंग कहा कि केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव्य से घिरी हुई एक संरचना होती है जिसके कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो जो बेलर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि जो केंद्रक होता है, सबसे पहली बात तो ये कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है या फिर कहा जाए तो कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, फ्यूज़न होता है, तब गुणसूत्रों का फॉर्मेशन जो है वो, गुणसूत्रों का निर्माण जो है वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो बेलर नामक साइंटिस्ट ने इस टाइप से परिभाषित किया केंद्रक को। इसके बाद दिया गया है, साधारण कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक केंद्रक जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद दिया गया है, कुछ जीवित सेल्स लाइक स्तनधारियों की आरबीसीएस में केंद्रक पूर्णतः अनुपस्थित होता है जिन्हें अकेंद्रकीय सेल्स कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, स्तनधारियों की जो आरबीसीएस होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और ऐसी जो सेल्स होती हैं इन्हें अकेंद्रकीय सेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी अकेंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। तो ये हुआ केंद्रक का इंट्रोडक्शन। आशा करती हूँ क्लियर हुआ होगा। 4-5 पॉइंट हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा और इनके जो नोट्स हैं वो आप सेपरेट बना ही लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका साइज़ क्या होता है। सो गाइज, इसका जो साइज़ है वो क्लियर नहीं है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो आपके कोशिका के द्रव्य पर या जीव द्रव्य पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के आकार के या साइज़ के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका जो साइज़ है वो कोशिका के द्रव्य के बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका जो साइज़ है वो 1/1000 मिलीमीटर से 1/2 मिलीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो समथिंग इतना हो सकता है, बट जब कोशिका द्रव्य बढ़ेगा तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना हो सकता है, साइंटिस्ट लोग ने ऐसा कहा है।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुछ इस टाइप से जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो आपका जो केंद्रक है वो इस टाइप से शो होता है या दिखाई देता है। सो देखिए, जो केंद्रक है इसके सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो चूड़ी टाइप संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिसमें डॉट डॉट के रूप में शो हो रहे हैं उन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, और जो डॉट डॉट हैं उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, पूरी संरचना में या फिर कहा जाए तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डॉट डॉट के रूप में आपको चारों ओर से जो संरचनाएं शो हो रही हैं उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर वाले पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। जो आपको इसके अंदर डॉट डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देन इसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक, इसके आउटर में आपको एक पोल दिखाई दे रहा है जिसे न्यूक्लियर पोल भी कहते हैं। देन इसी की संरचना में एक नेट जैसी संरचना भी पाई जाती है, एक जाल जैसी संरचना भी पाई जाती है, जैसा कि आपको शो हो रही है, इसे क्रोमैटिन नेट भी कहते हैं। तो कुछ 4 से 5 पार्ट होते हैं इसके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, देन इसके अलावा इसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जैसा कि आपको उठा हुआ शो हो रहा है। ये आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इस टाइप से कुछ संरचना होती है आपकी केंद्रक की यानी न्यूक्लियस की। आइए अब हम इसका थ्योरिकल पार्ट देखते हैं। इसके थ्योरिकल पार्ट में दिया हुआ है केंद्रक के अंदर जेली जैसा द्रव्य भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो डॉट डॉट के रूप में जेली टाइप पदार्थ है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे इसमें जो है वो प्रोटीन 70% पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड 3.5% पाया जाता है, डीएनए 10% पाया जाता है, आरएनए 2.3% पाया जाता है। तो इस टाइप से इसमें ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि रासायनिक पदार्थ हैं, और शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में ये सारे जो है वो पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है केंद्रक की रासायनिक संरचना को देखते हुए इसके 4 प्रमुख पार्ट होते हैं। सबसे पहला है केंद्रक कला जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में दिखाया। दूसरा है केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा है केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और चौथा है क्रोमैटिन जाल जिसे क्रोमैटिन नेट कहते हैं। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं काय के, न्यूक्लियस के या फिर कहा जाए तो केंद्रक के। आइए अब मैं इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन सब के फंक्शन सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी नाभिकीय झिल्ली। तो जो नाभिकीय झिल्ली होती है ये आपकी केंद्रक के चारों तरफ पतली दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है जिसे कैरियोथीका भी कहते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है आपकी नाभिकीय झिल्ली, और इसका सेकंड नेम है कैरियोथीका। याद रखिएगा आप, मैं आपको स्ट्रक्चर में भी बताऊंगी। पहले हम इसका थ्योरिकल पूरा पार्ट जो है वो कवर कर लेते हैं। तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है आपकी नाभिकीय झिल्ली और इसे कैरियोथीका भी कहते हैं। इसके बाद दिया गया है हर एक झिल्ली 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। झिल्ली के बीच में 100 से 300 एंगस्ट्रॉम के खाली स्थान पाए जाते हैं जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर जो है वो खाली स्थान पाए जाते हैं झिल्ली के बीच बीच में लगभग 100 से 300 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, और आपकी जो हर एक झिल्लियाँ होती हैं वो 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती हैं, ऐसा कहा गया है। देन इसके बाद कहा गया है नाभिकीय झिल्ली में जगह जगह पर लगभग 400 एंगस्ट्रॉम के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया कि आउटर की तरफ इसमें एक पोर पाया गया था जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये लगभग 400 एंगस्ट्रॉम के छिद्र होते हैं, या फिर कहा जाए तो इनका जो साइज होता है वो 400 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है नाभिकीय झिल्ली पारगम्य होती है जिससे कोशिका द्रव्य
और नाभिकीय द्रव्य के बीच में महत्वपूर्ण अंगों का आदान प्रदान होता है। तो जो आपकी नाभिकीय झिल्ली है ये पारगम्य होती है। पारगम्य होने का मतलब ये है कि इससे काफ़ी सारे जो पदार्थ हैं वो अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दिया गया है बाह्य झिल्ली में कणों के रूप में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया, डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन आंतरिक झिल्ली हमेशा चिकनी होती है और बाह्य झिल्ली में कभी कभी ER तथा गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जुड़े होते हैं। तो देखिए मैं आपको इसके डायग्राम में बताती हूँ, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला भी कहा जाता है इसे। सो देखिए इस टाइप से पाई जाती है। आउटर झिल्ली जो होती है वो है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इसमें जो डॉट डॉट के रूप में संरचना है वो है आपकी राइबोसोम्स, और साइड में जो चूड़ी की शेप में संरचना है वो है आपकी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसमें सेंटर में जो वो प्रेजेंट है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। आउटर में जो आपकी झिल्ली है उसके बीच में जो पोल टाइप संरचना है उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है। तो यही कहा गया है इसकी सारे जो भी थ्योरिकल पार्ट है उसमें। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है आपका केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दिया गया है नाभिकीय झिल्ली में पारदर्शी कणिका युक्त पदार्थ के रूप में पाया जाता है जिसे कैरियोलिम्फ कहते हैं। तो जो आपकी नाभिकीय झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी के अंदर पाया जाता है आपका पारदर्शी पदार्थ जिसे कैरियोलिम्फ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दिया गया है ये प्रोटीन नाभिकीय अम्लों, फास्फोरस, खनिज लवणों इत्यादि का बना होता है। तो जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये प्रोटीन का, फास्फोरस का, नाभिकीय अम्लों का, इन सभी से मिलकर बना होता है। देन इसके बाद दिया गया है कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियोप्लाज्म भाग लेता है। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये सेकंड हुआ। इसके बाद थर्ड दिया गया है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रक के अंदर गोलाकार बड़ा कण पाया जाता है जिसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो गाइज ये जो केंद्रिका है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेपरेट प्रोवाइड करूँगी पूरा केंद्रिका का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में अलग से भी पूछी जाती है। तो केंद्रक के अंदर ही प्रेजेंट होती है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है केंद्रिका का, और इसकी जो खोज है वो की थी फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने 1781 में। ठीक है। देन इसके बाद दिया गया है केंद्रिका की स्थिति प्रायः निश्चित होती है एवं इसकी संख्या प्रजाति एवं गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। जो केंद्रिका होती है वो केंद्रक के अंदर पाई ही जाती है, यानी इसकी जो संरचना है, इसकी जो स्थिति है वो निश्चित होती है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो गुणसूत्रों पर डिपेंड करती है। यानी गुणसूत्रों की संख्या कम होगी तो इनकी संख्या भी कम हो सकती है। ठीक है। या फिर अनुपस्थित भी हो सकती हैं। ठीक। गुणसूत्रों की संख्या पर डिपेंड करती है। इसके बाद दिया गया है जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है उनमें केंद्रिका बड़ी पाई जाती है। इसके बाद दिया गया है परंतु अन्य सेल्स में यह आकार में छोटी या अनुपस्थित भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गुणसूत्रों की संख्या पर यह निर्भर करती है। यदि गुणसूत्र अनुपस्थित होंगे या कम होंगे तो ये भी अनुपस्थित होगी या फिर आकार में छोटी होगी। तो इस टाइप से पाई जाती है आपकी जो है वो केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन जाल। कोशिका को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर न्यूक्लियोप्लाज्म में टेढ़ी मेढ़ी धागे के समान संरचनाओं का जाल दिखाई देता है जिसे क्रोमैटिन नेट कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको केंद्रक के स्ट्रक्चर में बताया, इसमें जाल टाइप संरचना पाई जाती है, जाल टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन नेट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दिया गया है कोशिका विभाजन के समय ये धागे नुमा संरचनाएं मिलकर एक क्षण या फिर रॉड के समान एकत्रित होकर संघनित हो जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। सो देखिए मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में बताती हूँ, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बताती हूँ। ये जो आपका क्रोमैटिन नेट है जो कि जाली टाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया गया है बीच में,
जब ये इकट्ठी हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं, तो ये साइड में जैसा कि आपको दिख रहा है हेटेरोक्रोमैटिन, तो इस टाइप से जब ये संघनित हो जाती हैं तो गुणसूत्रों का निर्माण भी कर लेती हैं। ठीक है। देन इसके बाद दिया गया है इसके थ्योरिकल पार्ट में, यही कहा गया है कोशिका विभाजन के समय ये धागेनुमा संरचनाएं एकत्रित हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी कर लेती हैं। ठीक है। देन इसके बाद दिया गया है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोन के अनुसार 1964 में क्रोमैटिन नेट केंद्रक की विश्राम अवस्था में दिखने वाली एक संरचना होती है जो कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाती है। ठीक है। तो जब कोशिका विभाजन होता है तब ये जो आपकी क्रोमैटिन नेट होती है जो कि जाली के शेप में केंद्रक में दिखाई दे रही है, वो आपके कोशिका विभाजन के बाद क्रोमोसोम में यानी गुणसूत्र में बदल जाती है। ठीक है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोन ने 1964 में यही कहा कि जो क्रोमैटिन नेट होती है वो केंद्रक में विश्राम अवस्था में दिखने वाली संरचना होती है। ठीक है। तो ये चार जो संरचनाएं वो पाई जाती हैं आपकी केंद्रक के अंदर या फिर कहा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर। चारों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसके फंक्शंस, इसके कार्य जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो केंद्रक के मेनली कार्य काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। सबसे पहला है ये है कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, महत्वपूर्ण क्रियाएं, उन सभी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है केंद्रक। ठीक। देन इसके बाद दिया गया है यह सभी कोशिकीय आरएनए का उत्पादन करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो आवश्यक आरएनए होता है उसका उत्पादन करता है केंद्रक। इसके बाद दिया गया है केंद्रक कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। देन नेक्स्ट दिया गया है कोशिका वृद्धि को नियंत्रित भी केंद्रक ही करता है। ठीक है। ये सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद लास्ट दिया गया है आनुवांशिक गुणों का वहन करने वाले गुणसूत्र एवं जीन इसी पर पाए जाते हैं जो इन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। ये भी इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है। ठीक है। तो ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, सभी को आप अच्छी तरह से जो है वो नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा और कवर कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के बारे में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल से। इसके जो भी नोट्स होंगे उन सब पे कार्य चल रहा है जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम जो है वो बॉटनी अड्डा नाम से चैनल दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइस कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। So thank you so much for watching. Keep on learning.